मुझे बिगड़ने का पूरा मौका मिला। सिविल इंजीनियर की एक खूबी है, वो हर चीज़ का बाप है। वो सिविल इंजीनियर क्या है, वो डिज़ाइन भी करेगा, सुपरविज़न भी करेगा, प्लानिंग भी कर देगा। पढ़ाई है, मैंने बंक मारा बस क्लास में। मैं क्लास ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी जो क्लास का जो रेशियो रहा होगा, मैं बाहर ही रहा ज़्यादातर। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज़ में। और लगातार हम शख्सियत से आपको मुलाकात कराते रहते हैं, लेकिन आज एक खास शख्सियत हमारे साथ है। क्योंकि अगर बात करें शिक्षा के स्तर की, तो शिक्षा का स्तर अभी देख रहे हैं कि घट रहा है। सोच रहे हो कि बढ़ रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि घट रहा है। अगर पहले की बात करें तो कुछ समय पहले सन 2008, 9, 10 का जो दशक था, उसमें शिक्षा बढ़ रही थी टेक्निकल की ओर, यानी टेक्नीशियंस बढ़ रहे थे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो इंजीनियर डिप्लोमा जिनको हम बोलते हैं, वो बढ़ रहे थे, बीटेक वाले आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीटेक की हम बात करें तो जो इंजीनियर्स होते हैं, वो इंजीनियर्स आज कहाँ जा रहे हैं? तो इंजीनियर्स भी बहुत तरह के होते हैं। आपके टेक्निकल इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए। सिविल इंजीनियर का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। डाउन क्यों हुआ है? आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, अगर जॉब एक है तो 20,000 उसके आवेदक हो गए, तो किसी की पूर्ति तो हो नहीं पा रही। बहुत सारे कॉलेज भी बंद हो चुके हैं। कॉलेज बंद होने का कारण क्या रहा है, वो भी आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ में अरशद भाई है, और सिविल में जो कि इंजीनियर है, तो बीटेक में अपने आप में एक महारत हासिल किया है इन्होंने। कॉलेज में ये भी क्लास के लिए जाते हैं, बच्चों के साथ सोशल पार्टिसिपेट भी करते हैं, उनको भी एजुकेशन के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जैसे कि छोटे छोटे अभियान चलाते रहते हैं। लेकिन अभी इनसे थोड़ा सा हम जान लेंगे कि जो स्कोप है वो क्यों गिरा, गिरने का कारण क्या रहा सबसे बड़ा। तो अरशद, बहुत बहुत स्वागत है आपका राय में। थैंक यू। हम बात कर रहे थे सिविल इंजीनियर की, तो सिविल इंजीनियर का जो स्कोप है, एक समय तो बहुत चरम पे था कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर देख रहे थे हम, चारों तरफ से सिविल निकल रहे थे। आज कहाँ चले गए सारे? असल में क्या हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग का क्रेज़ जो है 2008 से लेकर 9 तक बहुत ज़्यादा, क्योंकि रुड़की शिक्षा नगरी भी कहलाए, यहाँ पर कॉलेज खोले गए। 2005 में कॉलेज बहुत ज़्यादा खुले हैं, 5, 6, 7 इस तरह कॉलेज खोलते रहे। और इंजीनियर जो है दर पे दर निकलते रहे, 7-8 लाख हर साल निकलते हैं सिविल इंजीनियर जो हैं। और लेकिन उनको जॉब इतनी नहीं है। अब क्या कंपनियों ने क्या कर दिया है कि उन्होंने क्या कर दिया है कि एक इंजीनियर को ना रखे, यानी कि स्किल जो इंजीनियर है वो कम से कम जो है आपका अफोर्ड करेगा 30,000 रुपये सैलरी। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है कि एक को ना रख के 3 को रखना शुरू कर दिया है, 10,000 रुपये। उनमें स्किल है नहीं, तो क्या कर दिया है, कॉलेज ने भी अपनी वैरायटी बढ़ा दी कि कॉलेज भी एडमिशन ज़्यादा लेना शुरू कर दिए हैं कॉलेज ने। वो पढ़ाते कुछ नहीं है। अब मैं बता दूं, कॉलेज की हालत ये है आज के टाइम में कि वो इंजीनियर नहीं निकाल ले, बस ऐसे करके बस निकल गए, बस कुछ भी। तो यानी इसका मतलब कि बिजनेस ही चल रहा है कॉलेज में कुल मिला के बिजनेस है इस टाइम इंजीनियरिंग में। क्योंकि इसी साल 44% जो है सीटें जो हैं खाली रह गई हैं। सीट पिछली बार भी रही हैं 30% के आसपास। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं कि जो सीटें आपने बताई कि सीटें खाली है? गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, उसमें भी सीटें खाली रही इस बार। तो सब सीटें खाली का ये है कि क्रेज़ था पहले, अब प्राइवेटाइजेशन हो गया ज़्यादातर, तो सिविल इंजीनियर को जो है सैलरी बहुत कम है। एक तो सबसे कम है। गवर्नमेंट ने जो है बीटेक के जो है जो इंजीनियर बनते हैं बीटेक करने के बाद, उसका मापदंड रखा है 18,500 रुपये, कि उससे कम कोई भी कंपनी उसको नहीं देगी। लेकिन क्या है कि अब सिविल इंजीनियर जो है मजबूर हो गए 10,000, 8,000, 12,000 रुपये करने के लिए। फ्रीलांसर बनने के लिए यहाँ कुछ है नहीं प्लेटफॉर्म कुछ भी, क्योंकि फ्रीलांसर का जो प्लेटफॉर्म है वो जो देसी कहते हैं उनको ठेकेदार कह लीजिए, ठेकेदारों ने उनको ले लिया है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन स्किल्स को लोग यहाँ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन अगर काम कराएंगे तो वो स्किल्स पे नहीं जाते हैं, कि वो नहीं देखते, फ्यूचर नहीं देखते। अपनी बिल्डिंग का घर बनवाएंगे तो उसका जो है 40-50 साल का वो नहीं देखते एज उसकी। वो क्या करते हैं, अभी बन जाएगा कम पैसे में। जैसे मैं अभी बता दूं कि कम से कम मिनिमम स्ट्रक्चर का जो रेट है वो 1,200 रुपये स्क्वायर फीट है। अभी कोई मिनिमम ठेकेदार होगा कोई भी, वो आपको 700-800 में करके दे देगा, लेकिन उसका कोई लाइफ नहीं होगी। 10 साल में वो फिर क्रैक आ जाएगा, ऐसी नमी आ जाएगी, जिसको सीपेज कहते हैं इंग्लिश में। और सर, क्या मानते हैं कि जैसे कि आप भी बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद आप अभी इस मुकाम तक पहुँचे कि आप अपनी कंपनी भी बना के प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग बच्चे नहीं कर पाए, क्या कारण? नहीं, वो असल में क्या होता है, मेंटिलिटी होती है एक चीज़ तरह की। मैं आज तक भी मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। मेरा शुरू से ही था कि मैं फ्रीलांसर बनूंगा और क्या मैं अपना काम करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा। तो इसीलिए मैंने कभी भी, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था कि पैकेज वगैरह के भी 6 लाख के आसपास का पैकेज था एक, उसमें मुझे बिठाया गया कि आ जाओ, कॉलेज से भी कॉल आते रहे कि आ जाओ। लेकिन मैंने नहीं करा, क्योंकि मुझे शुरू से ही करना था कि लॉकडाउन आ गया, स्ट्रगल आ गया। अब मैं जो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ। मेन कारण क्या है कि जॉब नहीं मिल पा रही? मेन कारण तो यही है, एक तो बहुत ज़्यादा इंजीनियर हो गए हैं, और इंजीनियर के पास सबसे मेन कारण ये है कि उनके पास स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। कॉलेज जो है उनको ऐसे ही निकाल रहा है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने एक छोटी सी बात कही कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है। ये स्किल
और प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए तो हम स्कूल में एडमिशन ले लेते, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन नहीं मिल पाई तो कारण क्या है? कारण यही है, वहाँ पर भी जो आपको टीचर है, लेक्चरर है, जो पढ़ा रहा है, उसके पास क्या कहते हैं पढ़ाने की स्किल्स नहीं है। वो भी क्या करे, बीटेक उसने करी, तुरंत वो लग जाएगा, क्योंकि वो भी ऐसी बीटेक करके आया, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। कॉलेज ने क्या कर दिया है कि लेक्चर में क्या कर दिया है कि एक सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, कोई भी रिलेटेड, मतलब ये कंक्रीट का कोई सब्जेक्ट हुआ, तो उसको क्या कहें, उनको क्या कर दिया है, उनको कंबाइंड कर दिया, बुक को एक छोटा कर दिया, 4-5 पेज में एक लेक्चर काउंट कर दिया शॉर्ट, कि आप ये बस ये पढ़ा दो बच्चों को, इसी से वो एग्जाम दे लेगा। यानी थ्योरेटिकल तो ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल बेस कहाँ है? थ्योरेटिकल भी मिनिमम 10 पेज में क्या होता है, 10 पेज लिखवाते हैं पूरे एक सेमेस्टर में। लिखने चाहिए कम से कम 60 से 70 पेज होने चाहिए स्टूडेंट के पास जो लिखे हुए हैं। प्रैक्टिकल में मैं बता दूं कि पूरे बीटेक में एक स्टूडेंट, कोई यूनिवर्सिटी जो है वो कराती है 48 सब्जेक्ट, कोई यूनिवर्सिटी 46 कराती है, कोई 44 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और इसी के जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारे होते हैं 42, कोई यूनिवर्सिटी 42 करा रही है, कोई 40 करा रही है, कोई 38 करा रही है, कोई 36 प्रैक्टिकल करा रही है। और फिर उसके अगेंस्ट कोड भी होते हैं थ्योरेटिकल, उसमें जैसे स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, कंक्रीट होगा, और भी उनके कोड भी होते हैं। तो कुल मिला के सिविल इंजीनियर के पास जो है, मेरा तो मानना यही है कि सबसे पहले जो है थ्योरेटिकल तो पढ़ाई, उसके साथ में जो प्रैक्टिकल है उसको बिल्कुल 50-50 रेशियो लेके चले, और 10% में हम कोड होते हैं सब्जेक्ट के साथ में। तो कोड यूज़ नहीं कराते। एग्ज़ाम के टाइम बता देंगे कि आप कोड लेकर जाए, उसमें नकल कर दें, आप पास हो जाएंगे। लेकिन कोड मेन मकसद जो है, आदमी आगे चल के जो है, या तो प्रैक्टिकल काम आएगा या कोड काम आएगा। थ्योरेटिकल तो क्या है, आदमी तब भी कुछ भी होगा, बुक बाद में पढ़ लेगा, अखबार जैसे अखबार है, थ्योरिटी है, कभी भी पढ़ लेगा। तो इसी तरह है, बुक तो थ्योरेटिकल तो कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज देनी ज़रूरी है। पहले हम बात करें कि कॉलेज में बीटेक लगभग आपकी 4 साल की बीटेक मानी जाती है। 4 साल पहले कॉलेज में आप दोगे, उसके बाद में आप फिर से अपना जो डिग्री है उसको लेकर दर बदर सड़कों पे घूमते लगोगे। डिप्लोमा आपके हाथ में होगा, और उसके साथ साथ आपके हाथ में होगा बायोडाटा, अपने रिज्यूम। तो रिज्यूम लेके आप घूमते हैं, लेकिन जॉब कहीं नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ा बात बताएं कि सिविल इंजीनियर्स जो है उनके लिए सबसे बड़ा बवाल हो जाता है कि वो जॉब कहाँ लेने जाए, क्योंकि टेक्निकल वाले हैं उनको तो जॉब कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, लेकिन सिविल वालों को ही नहीं मिल पा रही। जो सिविल वाले जॉब नहीं ढूंढ पा रहे, उनको आप किस तरह से जोड़ना चाहेंगे, किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे आप? सिविल इंजीनियर को तो उसके पास वो फ्रीलांसर काम कर सकता है, यानी कि अपना खुद का काम भी कर सकता है आराम से। बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री की नई पॉलिसी आई है। उसमें क्या होता है, जैसे मोहाली, चंडीगढ़ हो गया, नोएडा हो गया, इसके बेसिस पे वो कम पॉपुलेशन वाली सिटीज़ जो है उनको बनाएंगी। अभी भी हरिद्वार में 2 का नाम हुआ है, जैसे बादराबाद के पास है, और एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है हरिद्वार का, उसके पास 2 सिटी को बसाया जाएगा, मतलब 10 to 15,000 पॉपुलेशन के हिसाब से। उसमें स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी होंगे, तो स्कोप बहुत है, हर चीज़ स्कोप है बहुत। लेकिन क्या है, स्कोप को स्किल वालों से छीन लिया गया है देसी ठेकेदार ने। सरकार को एक ये चीज़ करनी चाहिए, जैसे किसी PWD का रजिस्ट्रेशन है, उसमें सरकार ने क्या हुआ है कि अनपढ़ भी उसको ले सकता है, कि एक सिविल इंजीनियर को नौकरी पर रख के तो अनपढ़ भी उसको जो है उसका लाइसेंस बनवा सकता है। ये करना चाहिए उनको कि अनपढ़ को हटा के बस सिर्फ वही लेगा जो डिग्रीधारी होगा, या तो बीटेक किया हुआ हो, या पॉलिटेक्निक करने के बाद उसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे को लाइसेंस देना चाहिए। PWD हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, पेयजल हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको यही करना चाहिए। अच्छा, कुछ इंडस्ट्री मैंने ऐसी देखी जहाँ पे कुछ लोग हैं जो डिप्लोमा करके आए थे, लेकिन डिप्लोमा को छिपाकर उन्होंने नौकरी पाई है, यानी 12वीं बेस पे अपनी वो, हालांकि उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, कुछ ने तो बीटेक भी किया हुआ है, लेकिन बीटेक के बेहास पे तो उनको जॉब नहीं मिल पा रही, और वो 12th वाला अपना सर्टिफिकेट लगा के ही जॉब पा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि वो, क्या उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, या फिर उनके हालात ऐसे हुए कि उनको मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी? देखो, कुछ हालात भी है ऐसे, आज के टाइम में महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी वो चाहता है कि भाई मैं ज़्यादा इंटरव्यू दूंगा तो क्या पता नहीं हो पाए, इसने यही कर लूँ जॉब, तो इसलिए छुपा के कर देते हैं। वैसे कुल मिला के बात यह है कि उनको स्किल नॉलेज नहीं होती है। नहीं, दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रावधान तो ये भी आ जाता है ना कि अगर वो अपना बीटेक लगाएगा, डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, तो उसको जैसे आपने बताया था कि 18,500 गवर्नमेंट का जो नियम है, 18,500 देने पड़ेंगे उसको। लेकिन अगर उस कंपनी में तो इतनी जगह है नहीं, अब 12th लगा के वो 10-12 हज़ार में अपना काम कर रहा हो। हाँ, तो इसीलिए तो है वो कि सरकार भी इग्नोर करती है हर चीज़ को। क्या कर रही है कंपनी का, क्योंकि उन्होंने बनाया है कि
जो है अपने सैलरी वाले हैं उनका रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन क्या होना चाहिए कि जितनी भी कंपनियां हैं जो जॉब दे रही हैं उनका रिकॉर्ड हर साल चेक होना चाहिए, उनको ऑडिट होना चाहिए कि आपने यहाँ कितनी सैलरी दी है, कितने को कितनी कितनी सैलरी दी है, कितनी कब, जितना मापदंड गवर्नमेंट का है कि जिसकी जितनी एजुकेशन स्किल है उसके हिसाब से जितनी उसको सैलरी देनी चाहिए उतनी दी है या नहीं दी है। अभी दिल्ली मेट्रो में कुछ वैकेंसीज निकली थी, उसमें भी तो सिविल इंजीनियर्स को रखा गया है। सिविल इंजीनियर को उसमें मेट्रो में क्या, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को टेंडर मिला हुआ है, उसको मिला हुआ है, वो 8,000 में 12,000 में इस तरह रख रही है। क्या करेगा, दिल्ली में रहने का 10,000 का खर्चा आ जाता है। तो मैं यही है ना, एक डिप्लोमा होल्डर या फिर एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कॉलेज की, अगर हम बात करें स्टूडेंट लाइफ में? डिग्री के लिए ये मान लीजिए आप, अगर वो सारा टोटली खर्चा 8 से 10 लाख रुपए का खर्च होगा, और ज़्यादा अच्छा कॉलेज होगा तो 20 लाख तक भी जा सकता है। तो उसके बाद चांसेस कितने हैं? चांसेस तो कुछ भी नहीं है, आज के टाइम में तो कोई चांसेस नहीं है कि जॉब के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो अब निकलेगी नहीं है, जो भी निकलती है रद्द हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि टेंडर जो है छोटे छोटे ना देके एक बड़ा टेंडर देती है। मतलब बड़ी कंपनी जो होगी, जिसकी वैल्यूएशन जो है LLP कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी हैसियत जो है 1,000 करोड़ की है, 500 करोड़ की है या फिर ज़्यादा की है, उसको टेंडर देती है, वो सारे टेंडर दे देती है। अभी क्या करती हैं, पूरे ज़िले का एक कंपनी को टेंडर दे दिया। अब ज़िले में टेंडर वाले कितने होंगे कि ठेकेदार कितने हैं, लाइसेंस वाले कितने हैं, वो तो चक्कर काटेंगे ना, फिर उनको सब ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। अभी मैं बताऊँ मैंने क्या क्या मैं वो करा है, कंपनी जो है मैंने भी वाटर टैंक बनाया है, ओवर हेड वाटर टैंक जो है गवर्नमेंट का काम था वो, लेकिन मैंने सब ऑर्डर पे करा है। गुजरात की कंपनी है, एक हैटवी करके उसका पूरा नाम अभी मेरे याद नहीं आ रहा। तो हैटवी कंपनी है, उसने टेंडर ले रखा है 35 लाख के आसपास में, अब वो हमें दे रही है 22.5 लाख में। तो कितना कमा रही है वो, अगर गवर्नमेंट वही सारी चीज़ें वो उसको देगी सब, तो उसमें से आप क्या कमाओगे फिर? कुछ नहीं है, नील है, ज़ीरो है, अभी तक सिक्योरिटी भी नहीं आई है। तो फिर कैसे काम करते? अब बस ये है कि बस ये है, नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया है। ये है कि अपने स्किल से हमने लॉस को बचा लिया है, प्रॉफिट तो होना ही नहीं था उसमें। क्योंकि अभी क्या था, स्टील का रेट जो है एकदम इंक्रीज़ कर दिया था, 20 से 25% जो है इंक्रीज़ हो गए रेट उसके, स्टील के हो गए, सीमेंट के हो गए, और हर चीज़ का हो गया। तो अपना व्यवसाय जैसे आप भी अपना स्टार्ट किया, आपने स्टार्टअप अपना बना दिया है, तो उसमें आपको कोई गवर्नमेंट से तो हेल्प अभी नहीं मिल रही, प्राइवेट हेल्प अपने आप से कर रहे हो आप। क्या संदेश उन हमारे यूथ जो है वो अब आपको देख रहे हैं वीडियो में, उनको क्या संदेश देंगे कि वो आपके साथ में किस तरह से जुड़ सकते हैं, या फिर वो अपना स्टार्टअप कैसे बना सकते हैं? अभी देखो, मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, उसमें अभी 6 मंथ लग जाएंगे। मैं एक कोर्स निकालूंगा ऐसे बच्चों के लिए जो सिविल इंजीनियर जो है उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, कि उसमें क्या होगा बच्चों को कि सिविल इंजीनियर कुछ भी काम हो, ये नहीं कि एक चीज़ के लिए मैं अब एक सिविल इंजीनियर एक स्पेशल हो गया कि एस्टिमेट करेगा बस खाली। अब एस्टिमेट का काम नहीं आया तो क्या करेगा, वो खाली रहेगा। या मैं स्ट्रक्चर का काम करूँगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सिविल इंजीनियर जो बने उसके पास जो 10-12 स्किल हैं वो सारे होने चाहिए। अब उसको जो है ना, एक काम नहीं मिल रहा तो दूसरा काम मिलेगा, तो वो मतलब यानी स्किल की बात करें तो आपके अंदर मल्टी स्किल होने चाहिए। हाँ, मल्टी स्किल होने चाहिए। जो मिले वो मैंने क्या कि मैं काम कर रहा हूँ, बुक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी, 6 मंथ में हो जाएगी। उसके लिए हम कोर्स की पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो कोर्स लॉन्च करेंगे 6 मंथ का ही। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कोर्स की बात की, सब्जेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं कि जो बीटेक होते हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट उसमें होते हैं? देखो, बीटेक में जो होता है 48 सब्जेक्ट होते हैं, 48 सब्जेक्ट है। मैंने जो पढ़े हैं 46 सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं 4 साल में, और प्रैक्टिकल हैं 38 मैंने प्रैक्टिकल पढ़े हैं। प्रैक्टिकल में क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर का ही प्रैक्टिकल होगा। जैसे स्ट्रक्चर का मान लिया, तो स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोइल का देखनी पड़ेगी, सोइल की बियर कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, और उसके बाद लोड देखना पड़ेगा बिल्डिंग पे कितना आ रहा है, बिल्डिंग की स्टोरी देखनी पड़ेगी कितनी स्टोरी है बिल्डिंग में। फिर उसके हिसाब से हम उसमें जैसे उसको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, पहले फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे, फिर उसका जो है कॉलम डिज़ाइन करेंगे, स्लैब डिज़ाइन करेंगे, सारी चीज़ें उसी से होती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज ये चीज़ होती है प्रैक्टिकली। एक अभी जैसे कि भूकंप क्षेत्र कुछ जगह पर है, क्योंकि आप इंजीनियर हैं तो आप ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को भी दे सकते हैं कि उन क्षेत्रों में किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या उनके लिए मापदंड होने चाहिए। अगर वहाँ पे मापदंड है, सरकार ने जो है जोन में प्रोवाइड किया हुआ है अलग अलग सबको, कि कहाँ पे कितना कौन सी सोइल है, कहाँ पे है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ होता है। वहाँ पे क्या टेक्निक है? टेक्निक यही है, फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्डिंग
एक तो सिंपल होती है बिल्कुल, एक होती है लोड बियरिंग, एक तो सेमी लोड बियरिंग, एक लोड बियरिंग और एक फ्रेम स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो है फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलम फ्रेम बना दिया जाता है बिल्कुल। सबसे पहले फाउंडेशन होगी, फाउंडेशन के बाद प्लिंथ होगा, प्लिंथ के बाद लिंटल होगा, उसके बाद क्या कहते हैं बीम होगा, उसके बाद स्लैब होगा, तो फ्रेम बनता है। तो वो अपनी जगह स्टेब्लिश रहता है। अब क्या लोड बियरिंग में क्या आता है, ब्रिक का होता है, वो कहीं से भी क्रैक हो सकती है। तो वहाँ पर तो फ्रेम स्ट्रक्चर ही यूज़ होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जो मॉडल्स बेच के भी अपना गुजर बसर चला ही रहे हैं। 2D 3D और वॉक थ्रू जैसे ही बनाए जाते हैं, इसमें क्या स्पेशल कोर्सेज होते हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं? देखो, इस पे स्पेशल तो सबसे पहले तो ये डिज़ाइनिंग का कोर्स ये आर्किटेक्ट के लिए होता है उसको। लेकिन सिविल इंजीनियर की एक खूबी है, वो हर चीज़ का बाप है, उसका ये समझ लिए बड़ा भाई है, आर्किटेक्ट का बड़ा भाई है। क्योंकि आर्किटेक्ट जो है वो सिर्फ आपको डिज़ाइन कर सकता है, सुपरविज़न कर सकता है। लेकिन सिविल इंजीनियर क्या है, वो डिज़ाइन भी करेगा, सुपरविज़न भी करेगा, प्लानिंग भी कर देगा और तुम्हारा कंस्ट्रक्शन भी करा देगा, सब चीज़ करा देगा वो। आर्किटेक्ट की बात की आपने, जैसे कि मैंने तो देखा नहीं कि आर्किटेक्ट कोई फ्री बैठा हो, सबके पास बहुत अच्छे अच्छे काम भी हैं। लेकिन सिविल इंजीनियर की ही बात करें, वही बेरोजगार क्यों है? बेरोजगार वो है, सिविल इंजीनियर क्या करता है, वो डिज़ाइनिंग पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर वो डिज़ाइनिंग की तरफ चलेगा तो आर्किटेक्ट को साइड हो जाएंगे सारे। अब मैं हूँ सिविल इंजीनियर, मैंने डिज़ाइन की तरफ भी ध्यान दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, अपनी जो मैं कंपनी स्टार्ट की है उसमें क्या गया कि आप जो है अगर हमारे से काम कराएंगे तो हम लेके उसको मतलब आपको लैंड भी प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद उसमें डिज़ाइन भी कर देंगे, उसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, 2D प्लानिंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और प्लम्बिंग, सैनिटरी, ये सब ड्राइंग प्रोवाइड करा देंगे, कंस्ट्रक्शन भी करा देंगे। और यहाँ तक है, आपने मॉडल की बात करी थी अभी, मैं खुद ही मॉडल, अभी भी मेरा काम चल रहा है एक मॉडल पे, तो हम उसमें मॉडल भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको घर कैसा लगेगा। उसमें हम 3D भी देंगे, वॉक थ्रू क्या होता है कि वॉक थ्रू में बस ये है कि वॉक दिखाते हैं उसमें कि कैसा हमारा घर दिखाई देगा, उसमें एग्जैक्ट नहीं दिखाता। लेकिन मॉडल जो है एग्जैक्ट बना के देते हैं हम उसमें। साथ में अगर कोई हमारे से काम कराता है तो हम उसमें डिज़ाइन भी करके देंगे, सब कुछ करके देंगे, मॉडल तक बना के देंगे। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा हमारा घर दिखेगा कैसा। मॉडल के ये बेनिफिट्स हैं। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, T&F इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, T&F इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कंपनी है आपकी। मेरा यूट्यूब भी चैनल है, उस पर भी तकरीबन। तो उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप बनाते रहते हैं? और क्या अगर हम एक छोटे से मकान की बात करें कि आपको लगभग 1000 स्क्वायर फीट में कोई मकान बनाना है, क्या उसमें लागत आप दे सकते हैं? ये तो देखो, हमने मिनिमम प्राइस जो है 1200 रुपये स्क्वायर फीट रखा है। 1200 से हमारा स्टार्ट होता है। फिर आप जैसे उसका, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर का तो रेट सेम ही आना है। फिर उसकी मॉडिफिकेशन और इंटीरियर, ये दो चीज़ों पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब टाइल है, टाइल एक 25 रुपये स्क्वायर फीट भी आ रही है, आप कहेंगे कि हम 60 वाली लगाएंगे, तो ऐसे ही रेट बढ़ जाएंगे। इंटीरियर में स्ट्रक्चर वही रहेगा भाई। जैसे 1200 रुपये स्क्वायर फीट में आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं? 1200 में हम स्ट्रक्चर और कंप्लीट वर्क देंगे, लेकिन वो जो कंपनी उसके जो है प्रोडक्ट जो है वो थोड़े कम रेट के होंगे। जैसे टाइल्स है 25 रुपये स्क्वायर फीट की होगी, और हम वो होगी वायरिंग होगी वो कम वाली होगी, जैसे पॉलीकैब हो गई, ये हैवेल्स की नहीं होगी। तो ये सारी वैराइटीज़ कम उसमें ये हो जाते हैं, कंपनी के चेंज हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, चीज़ें तो सब वो सही हैं, लेकिन कंपनी रेट मतलब घटिया माल लगा के दे रहे हो आप? नहीं, घटिया नहीं होता, वो कंपनी से वेरीफाइड होती हैं सारी चीज़ें। मतलब उनके कोई कंपनी है, कोई कंपनी उसी चीज़ को जैसे बेच रही 10 रुपये में, कोई वही प्रोडक्ट सेम, बस उसका मार्क अलग है, उसका ट्रेडमार्क अलग है, कंपनी दूसरी है, तो वही उसे 15 रुपये में बेच रही है। तो बात तो सेम ही है ना। तो आदमी उसको मैनेज करता है, उसको मैनेज करके उसको कम पैसे में करके देता है। अगर किसी को फर्नीचर देना हो, बिल्कुल फर्नीचर वगैरह लगा के, तो वो उसकी लागत कहाँ तक जाएगी? लागत तो देखो, लागत तो 5000 तक भी जाती है, 5000 पर स्क्वायर फीट की। वो कैसा इंटीरियर करा रहा है, कैसे क्या चीज़ चाहिए उसे। अब वुडन में देख लो, टीक की कराएगा या शीशम की कराएगा। टीक सस्ता है, शीशम महंगा है, सारी चीज़ें वही देखनी पड़ती है ना। ग्लास है, ग्लास एक गिलास 2000 रुपये भी आ रहा है, एक गिलास 100 रुपये भी आ रहा है, 500 भी आ रहा है। उसको जैसा मटेरियल यूज़ कराना है वो वैसा कराएगा इंटीरियर में। तो अभी क्षेत्रों की बात करें कि कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है आजकल, तो वहाँ पे भी मॉडल के माध्यम से अपने जो मकान बना रहे लोग बाग,
पहले तो शहरों में ही मकान बनाते थे कि मॉडल से नक्शा पास करा लिया उन्होंने, नक्शे के अनुसार वो घर बना रहे हैं। गांव के अंदर भी आजकल नक्शे वाले घर बने, तो क्या गांव के जो लोग हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं इस चीज़ को? हाँ, नक्शा बनने में कितना आराम से, कॉस्ट तो वही आनी है। देखो, जो वो खुद भी कराएंगे तो ज़्यादा ही आ जाएगी कॉस्ट। अब क्या होगा कि वो डिज़ाइन का फ़ायदा सिर्फ ये है कि नक्शे का फ़ायदा है कि चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे सही पे होती हैं, कि सही क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से करती हैं। अब ये खुद भी बनाना शुरू कर दिया मिस्त्री है, उसे पता ही नहीं है कि कहाँ क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसमें एक हमारे हिंदू भाइयों में क्या होता है, वास्तुशास्त्र का देखा जाता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है कि कहाँ क्या चीज़ें होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र पे आपने जो बात छेड़ी है बहुत अच्छी बात है कि वास्तुशास्त्र का आप इंजीनियर लोग क्या मानते हैं कि ये इसी के अनुसार मकान बनने चाहिए या फिर ये फेक है? नहीं, देखो, ये सबकी अपनी अलग अलग सोच है। तो क्या आप लोग भी वास्तुशास्त्र के अनुसार ही काम करते हैं? हाँ, करते हैं, लेकिन 50% काम वास्तुशास्त्र से करते हैं, 50 बिना उसके करते हैं। हम करते हैं टेक्निकल से कम स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम यूज़फुल बनाएं। हमारे पास ये है, वास्तुशास्त्र नहीं। वास्तुशास्त्र के लिए तो जो स्पेशल हमारे से कराएगा उसके लिए वास्तुशास्त्र करेंगे, लेकिन हमारा क्या रहता है कि छोटी से छोटी जगह को ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि वैदिक पुराणों में भी कहा गया है कि जो है संस्कारों का भी होना चाहिए, और मकान के अंदर अगर हम चाहेंगे तो इस तरह की मूर्तियाँ लगनी चाहिए, या फिर कहीं के गेट का किस तरह को साइड में गेट होना चाहिए, कहाँ से हवा आएगी, कहाँ से धूप आएगी, ये सारे उसमें सिस्टम देखे जाते हैं। इनका क्या महत्व होता है मकान में? मकान में ये क्या होता है, उसमें 4 साइडें होती हैं। एक पानी की साइड है, एक सूरज की साइड है। मतलब ये 4 चीज़ें जो जलवायु, सूरज, किरणें हैं, इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव वही देखा जाता है, किसका दाब किधर ज़्यादा है। जिधर जिसका ज़्यादा दाब होगा उधर वही चीज़ रखी जाती है इसमें। क्योंकि अभी जो है ये सारी चीज़ें बताने में आपको भी समझ में नहीं आएगी, मुझे भी बताने के लिए क्या कहूँ पूरा वो, क्योंकि अगर मैं गलत बता दिया तो वो भी सही नहीं रहेगा ना। तो उसके लिए तो पूरा एक स्किल वो है, पूरा समझना पड़ता है सही से सारी चीज़ें जो है। अच्छा, एक चीज़ आपने प्रैक्टिकल की, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है, अगर कहीं पानी की तलाश में निकलते हैं, कहीं पे पानी का बहाव देखना होता है हमें, वहाँ पे एक नारियल वाली टेक्निक का यूज़ किया जाता है। वो जानते हैं आप क्या है? नारियल पानी में डाल के जो नहीं, नारियल से हम पानी का पता लग जाता है कि नारियल कहाँ पर गिरेगा, कहाँ पर सीधा होगा। वहाँ पे नारियल से क्या एक कला है, उसका नॉलेज है आपको? नारियल का देखो मैंने यूज़ नहीं कराया, हम तो बबल ट्यूब का यूज़ करते हैं। टेक्निकली आ गई है लेबल के लिए। कहीं पर हमें पानी की टंकी लगानी होगी, पानी का हमें देखना होगा कि पानी का बोरिंग कहाँ पे करना है, वहाँ पर पानी है कि नहीं है, उसका कैसे अंदाज़ा लगाते हैं? उसका तो सबसे ऑलरेडी पता है ना कि पानी की टंकी का पानी का लेवल क्या है। हम तो टेक्निकल चीज़ से देखते हैं कि क्या जोन है। अब मिट्टी का जो जोन है उसको पता है पहले से, ऑलरेडी पता है कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो वो तो हम टेस्ट होता है मशीनरी से। एक मकान बनाने के लिए सॉइल टेस्टिंग का भी यूज़ किया जाता है, उससे क्या अंदाज़ा लगाया जाता है? सॉइल टेस्टिंग का मतलब है कि सॉइल टेस्ट इसलिए किया जाता है कि जो मिट्टी है हमारी वो कितना लोड सहन कर सकती है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए सॉइल टेस्ट किया जाता है। अब जितना ज़्यादा वो लोड सहन करेगी उतनी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, भी जैसे कि मिट्टी का कटाव भी चल रहा है, उसको हम रोकने के लिए क्या करें कि ईंटों का प्रचलन कम हो गया धीरे धीरे, ईंट की जगह पर सीमेंट वाली ईंटें भी आ रही हैं, क्या वो इतना ही मजबूती देगी जितना सीमेंट वाली? देखो, मजबूती का तो अब फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ होने लगा, तो जो हमारी ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स का जो यूज़ होता है वो सिर्फ पर्दे के लिए होता है, क्योंकि हमारा लोड जो है सारा कॉलम के थ्रू हमारा फाउंडेशन में चला जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें फ्लाई ऐश की यूज़ कर लो आप, या पीसीसी की ब्लॉक यूज़ कर लो, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि मिट्टी का तो यह है कि मिट्टी का कटाव के लिए तो सबसे बढ़िया है कि पेड़ लगाओ, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा मिट्टी का कटाव रुका रहेगा। और ये भी ठीक है, प्रदूषण भी कम होगा। अब फ्लाई ऐश की बनती है, जो ऐश निकलती है फैक्ट्रियों से, उसको उसमें केमिकल यूज़ करके उसका वो बना दी जाती है फ्लाई ऐश की। ब्रिक भी जो है फ्लाई ऐश और पीसीसी 2 तरह की आ रही हैं। फिर से हम वापस आएंगे कि स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। अगर सिविल इंजीनियर्स की बात कर रहे थे हम, अब भी सिविल इंजीनियर्स घटते जा रहे हैं, तो क्या अभी लोगों ने अपना मन बदला क्यों है कि वो नहीं चाह रहे अपने बच्चों को सिविल इंजीनियर बनाना? असल में क्या हो गया है, अब डिजिटल का ज़माना है, तो क्या आ रहा है कि सिविल से ना करके आदमी क्या कर रहा है, ग्राफिक की तरफ चल रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाह रहा है, डिजिटल में जा रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम में सब डिजिटल होना है। ये शॉप जो हैं सब डिजिटल हो गई हैं। अब देख रहे अमेज़न के पास, अमेज़न क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके पास कुछ भी अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं है, ना उसके पास कोई ऑफिस है, ना कहीं भी ऑफिस नहीं मिलेगा उसका, एक ऑफिस है बस, हेड ऑफिस है उसका। उससे क्या है, ना उसके पास कोई प्रोडक्ट है, ना वो अपना प्रोडक्ट डालता, ना कुछ करता। वो क्या कहें,
प्रोडक्ट भी दूसरे डालते हैं और ख़रीदता भी दूसरा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए टेक्निकल पे जा रहे हैं। तो सिविल इंजीनियर तो जितने हैं वो घर तो बनते ही रहेंगे। घर में भी क्या हो गया, अब तो अपार्टमेंट वाला चल गया है, एक बिल्डिंग बनेगी उसी में आप खाली आप ना आपकी छत है, बस आपका फ्लोर है। सर जैसे कि आप भी बहुत सारे कॉलेजों में जा रहे हैं, बच्चों के बीच में जाके मिलते हुए हैं, कुछ सिविल इंजीनियर जो जूनियर डिप्लोमा में हैं वो भी आपके साथ फेस करते होंगे। आप किस तरह से उनको जाके क्या उनको सिखाते हैं, क्या उनको मोटिवेशन आप देते हैं? सबसे पहले तो मेरा यह है कि आदमी को अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए कि मुझे करना क्या है, फिर उसी के बाद प्रैक्टिकली करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर आपको पढ़ाएगा। अब टीचरों ने अपना काम क्या कर लिया है, टीचरों का काम क्या होता है कि टीचर का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, समझाना मतलब होता है टीचर का। पढ़ तो कोई भी लेगा, कोई भी पढ़ा देगा। अब कोई बुक है, आपको इंग्लिश पढ़नी आ गई तो आप उसे पढ़ लोगे बुक को, मेन मकसद है समझाना। तो टीचर ने यहाँ अपनी जान बचाई हुई है आज के टाइम में कि वो समझाते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। तो टीचरों को भी ये करना चाहिए कि उनको जो है पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, उनको समझाएं। जब तक अगर टीचर चाहे तो एक भी बच्चा ऐसा ना हो उसकी समझ में ना आया, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें लाइए, जैसे हमारा इंजीनियरिंग है तो आप उसको जो है इसलिए इस लेवल पे पढ़ाइए कि जो चीज़ है, जैसे बात करने लगे फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन में पहले उसको दिखाओ कि फाउंडेशन है क्या चीज़, पहले उसे प्रैक्टिकली दिखा दो, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल पढ़ाओ तो बच्चा खुद पढ़ लेगा, खुद से खुद। अब मैं डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले स्टूडेंट को भी यही कहना चाहूँगा, कोई उनके पास कोई टॉपिक आ गया, सपोज करो कॉलम का आ गया, तो सबसे पहले कॉलम को देखो जाके, कॉलम है क्या चीज़, ये उसकी सारी चीज़ें देखो, फिर भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखो उसकी। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी चीज़ है, अब जैसे चेयर है, अब चेयर सोच लिया, जैसे हमें पता नहीं चेयर के बारे में है क्या, अब चेयर के बारे में उसका फ़ोटो देख लिया, अब वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में खाली। अब तो किताब से इतनी ये जो एजुकेशन आई है, इन्होंने पिक्स ही गायब कर दी हैं। नहीं तो पिक्स पहले पिक्स होती थी ज़्यादातर कि कोई चीज़ है उसकी फ़ोटो, अब वो बंद हो गई है। तो वो फ़ोटो होना ज़रूरी है एक तो बुक के अंदर। कोई भी चीज़ है, फाउंडेशन है तो उसको पूरा प्रैक्टिकली होना चाहिए उसमें कि हाँ ये चीज़ है, बच्चा समझे। और फिर बच्चों को क्या करना चाहिए, अगर चेयर का आ गया कि चेयर कोई चीज़ है तो चेयर को देखे पहले प्रैक्टिकली कि ये है क्या चीज़। अगर उसको देख लेगा वो, उसकी समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें खुद पे खुद ही। अगर जब पढ़ेगा ना वो उसको, तो उसके समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई चेयर कोई चीज़ है, किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो फिर उसमें वो उसे दिक्कत ही नहीं आएगी। इंटरेस्टिंग और किस तरह से बनाया जा सकता है सब्जेक्ट को किसी? इंटरेस्टिंग तो इजीलिए बनाया जा सकता है ना, कोई भी टॉपिक है आप उसको प्रैक्टिकली देखो, उसे आम तरह देखो उसको कि भाई ये क्या चीज़ है। अब उसे बर्डन ना बनाओ कि भाई ये चीज़ आ गई तो भाई ये तो खतरनाक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। सब हर चीज़ क्या है कि इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो खुद में एक आई एम पॉसिबल वर्ड है। मतलब कोई एवरीथिंग, कोई भी चीज़ दुनिया में, मतलब हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपके समय में भी एजुकेशन चल रही थी, तो आप किस तरह से अपनी क्लास में अपनी शिक्षा जो ली है, तब उस टाइम पे क्या पढ़ाई चल रही थी? पढ़ाई है, मैंने बंक मारा बस क्लास में। मैं क्लास ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी जो क्लास का जो रेशियो रहा होगा, मैं बाहर ही रहा ज़्यादातर, टीचर से बनी नहीं कभी मेरी। पास आउट अपने स्किल से हुआ, मैं प्रैक्टिकली नॉलेज लेता। अब उन्होंने कहा कि मुझे, अब मैं पढ़ रहा हूँ कोई, मैंने कहा ये टॉपिक वो मेरी समझ में नहीं आएगा, मगर जी में कोई फ़ायदा नहीं है मुझे लेक्चर लेने का, इसलिए मैं खुद पढ़ लूँगा। तो मैंने तो ऐसा ही कराया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ध्यान दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज पर। अभी क्या हुआ था कि अभी मैंने जब मेरा फाइनल हुआ था तो मैंने एक ब्रिज बनाया था, मतलब पूरा छोटा करके उसको ब्रिज को जो है पूरा बना दिया। मतलब बनाया जो है उसको कंक्रीट का ही बनाया जाए, ऐसे नहीं मॉडल बनाते हैं बच्चे के, उसका बना दिया, बिल्डिंग बनाई, सब कुछ। मतलब प्रैक्टिकली मैं पहले से ही 2016 से, जब से बीटेक सिविल में मैंने पहले एडमिशन लिया एसडी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। 1 साल मैंने पढ़ा उसको, वो मेरे सब इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे करना नहीं था, वो ज़बरदस्ती थी घर वालों की, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन 4-5 दिन वहाँ रहा मैं सिविल का, तो वहाँ भी समझ में नहीं आया मेरे। तो फिर मैंने यूटीयू यूनिवर्सिटी में आया, फिर क्या था कि मेरी मजबूरी बन गई थी यहाँ पर एडमिशन लेने की। तो ये आप कह रहे हैं इसका मतलब कि घर वालों से समझ नहीं आया, इसका मतलब आपको ज़बरदस्ती थोपा गया? हाँ, ज़बरदस्ती क्या करते हैं कि माँ बाप भी ज़बरदस्ती सोचते हैं ये चीज़। लेकिन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा था गाज़ियाबाद में, लेकिन मुझे किसी ने समझाया कि ये अच्छा नहीं है कि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो बीटेक ही कर लो, डिग्री कर लो, डिप्लोमा अब तुमने 12th किया हुआ है। तो मेरी समझ में आई, तो फिर मैंने चलो मगर डिग्री करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए अब मैं देखूं तो वो मेरे लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं रहा, क्योंकि मैं अब इतने साल मैंने 1 साल मैंने ख़राब करा, तो उसमें मैं जो है
अपनी पॉलिटेक्निक भी कंप्लीट करता और बीटेक भी कंप्लीट करता। कि आप T&F चला रहे हैं, T&F के माध्यम से अभी तक कितना बिजनेस आपने? मैंने T&F से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर काम किया है, 1 करोड़ रुपए का। फ्यूचर में क्या प्लानिंग अभी आप? फ्यूचर में यह है कि अभी जो है देखो, मैं अभी जो मुझे मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग का जो है एसोसिएट मेंबर भी हूँ और आवास बंधु एक यूपी की जो है उसका मेंबर हूँ। उसमें क्या होता है कि आवास बंधु जो है पूरे उत्तर प्रदेश में वो नक्शा प्रोवाइड कराने के लिए लाइसेंस देती है। मुझे लाइसेंस भी मिला हुआ है उसका, मैं पूरे यूपी में कहीं भी नक्शा भी पास करा सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन भी कर सकता हूँ, सुपरविजन भी कर सकता हूँ, प्लानिंग भी कर सकता हूँ। और मिनिमम क्या कि मैं 500 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर या 16 मीटर की हाइट तक का स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ आराम से। अभी मैंने उत्तराखंड में भी अप्रूवल डाल रखा है, कुछ दिन में मेरा उत्तराखंड का भी बस लास्ट स्टेज पे है, उसका भी अप्रूवल होने वाला है कि उत्तराखंड में भी। तो मैंने ये देखा है कि मैं यूपी और उत्तराखंड 2 स्टेट में जो है सिविल इंजीनियर को जो है ऐसा दिखाना चाहता हूँ जैसे जर्मनी की सबसे ज़्यादा। फेसबुक पर एक आपकी पोस्ट देखी कि आप बच्चों को पुस्तकें बांट रहे थे, किताबें बांट रहे थे, ये सामाजिक गुण आपके अंदर कैसे है? ये जो है मेरा पहले से ही है कि हमारे दादा जो हैं उन्होंने पूरा हमारी ज़मीन पे 10 से 12 घर बसे हुए हैं, वो ऐसे ही छोड़ रखी है हमारे। फिर उसके बाद हमारे 2 घर थे, उन पे हमारे रिश्तेदारों का कब्ज़ा था। फिर हमारे वालिद ने जो है उनको ही रहने को दे दिया वो। उसके बाद इसी तरह हमारे मतलब उनको अपना ये था कि जो भी चीज़ है ना अपने पास, अगर उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है तो हमारे अब्बू का यही था कि जिसको कोई भी फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से दे दो, अपने पास रहे कुछ या ना रहे। तो वही हमारा है कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे से किसी का फ़ायदा हो जाए, चाहे हम नुकसान में, कोई मुझे गाली भी दे दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी साथ रहूँगा उसके। तो यानी अच्छे आपके गुण हैं, बस ये परवरिश कह दीजिएगा अच्छी। और मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि मैं हॉस्टल वाला बच्चा हूँ, ये समझ ले हॉस्टल से ही रहता हूँ, घर से अलग 5 साल की एज से मैं घर से बाहर हूँ, अभी भी घर से बाहर? अभी भी घर से बाहर ही हूँ। लेकिन क्या कहें, लेकिन मैंने कभी भी मुझे बिगड़ने का पूरा मौका मिला, फुल पैसा मिला। बिगड़ेगी नहीं? बस ये परवरिश कह लीजिएगा, डर एक तरह का कि घर वालों की इज्जत, कि भाई क्या कहें घर वालों को क्या होगा, क्योंकि एक परवरिश सबसे बड़ी वो रहती है कि हमारे क्या कहें अब्बू जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ लेते, लेकिन उनके जो है वो उनकी 5 साल की एज में माँ बाप दोनों एक्सपायर हो गए। हमारी मम्मी पढ़ी भी नहीं, शादी जल्दी हो गई 17-18 साल की, क्योंकि कोई खाना बनाने वाला नहीं तो शादी जल्दी हो गई उनकी। फिर इसी तरह चलता रहा। फिर मैं तो मेरे से जिन लोगों का फ़ायदा हो जाए वो ठीक है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैंने काम करे हैं बहुत सारे, कुछ लोग बहुत सारे अपने आप को सोशल वर्क बतावें कि हमारे पास ये है, मेरे पैसे रख लिए उन्होंने, मैंने कोई नहीं कहा, मैंने तो ये कह दिया कि कोई बात नहीं, ऊपर वाला और देगा हमको, तो चलता रहे कोई बात नहीं। और बुक्स का संस्था स्टार्ट की है, अभी रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ है, हम रजिस्टर उसे तभी करेंगे जब वो बड़े स्केल पे हो जाएगी। उसमें क्या कर रहे हैं हम, गरीब बच्चों को, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको किताबें बांटना या कोई भी चीज़ है, मतलब ये है कि उसमें हमारे में मंथ में जितना पैसा हम अपने पास से दे सकते हैं, हम किसी से उसमें लेते नहीं है पैसे, उतनी चैरिटी करते हैं, वो भी गरीब बच्चों को। अभी हमने 10-12 बच्चे जो हैं वो गोद भी लिए हुए हैं। बहुत अच्छा मुकाम है आपका। तो ये हमारे साथ इंजीनियर अरशद हैं। इंजीनियर अरशद ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि शिक्षा के स्तर को किस तरह से एंटरटेनमेंट के साथ साथ बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले बहुत सारे बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, अपनी कंपनी T&F के माध्यम से चला रहे हैं, उसको भी अपना स्वरोजगार बना के काम करें। तो आप भी जुड़ सकते हैं इनके साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।